गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले उन दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो आज यूपी आर्मी की जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या शाम तक देंगे। तो दोस्तों आप सभी अच्छे से लगन से अपना एग्ज़ाम देना, स्ट्रेस ना लेना, यही उम्मीद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है सोम का दूसरा लेक्चर है दोस्तों। तो कुछ लेक्चर हमने कल बता दिया था और कुछ टॉपिक जो मैंने बता दिया था मैंने कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमारा है उसमें है दोस्तों, उसके आगे हम अपना प्रोसीड बढ़ाते हैं दोस्तों कि जो भी है। तो कल हम लोगों ने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था? इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कौन सा? यंग प्रत्यास्था मापांक, यंग प्रत्यास्था मापांक, कर्तन मापांक और आयतन मापांक, 3 होते हैं। तो आज हम पहले उसके संबंध के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपसे ये कहा जाए एग्जाम में कि आप ये बताइए यंग प्रत्यास्था मापांक और कर्तन मापांक में संबंध क्या होता है? ई एंड जी में संबंध होता है दोस्तों E = 2G 1 + म्यू, ये आपका संबंध होता है। E = 2G 1 + म्यू, और म्यू क्या है दोस्तों? यह पॉइजन अनुपात है। कल बताया था पॉइजन अनुपात के बारे में, तो वही है। और इसके बाद पूछ ले ई और के में संबंध, यंग प्रत्यास्था मापांक और आयतन मापांक में क्या संबंध होगा? तो E = 3K × 1 - 2 म्यू। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यंग प्रत्यास्था मापांक, कर्तन मापांक और आयतन मापांक, तीनों में संबंध क्या रहने वाला है? तो तीनों में संबंध जो दोस्तों रहेगा वो आपका E = 9 kg / 3 kg प्लस E = 3 kg / 3K + G, ये आपका संबंध रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पॉइजन अनुपात के बारे में कल पढ़ा था, तो इसका हमें वैल्यू भी जानना जरूरी है। जब भी एग्जाम में आएगा पॉइजन अनुपात कहाँ से कहाँ तक होता है, आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 0.5 तक होता है। तो दोस्तों यानी कि 0 या 0 से अधिक, कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा 0 या 0 से अधिक, 0.5 या 0.5 से कम या 0.5 के बराबर। समझ गए दोस्तों? इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये है पॉइजन अनुपात। ये रहा दोस्तों तीनों का संबंध जो भी था। इसके बाद का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, रिलेशन हो गया। हाँ, आपका कोई सेक्शन दिया हुआ है इस तरह से, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है इस सेक्शन को, इसको छड़ मान लीजिए, रॉड मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, इस सेक्शन पे अगर हम एक लोड लगाते हैं F, लोड के कारण इसमें विकृति होगी, वो कितनी होगी? यानी दोस्तों जो वृद्धि होगी, सपोज दैट लोड के कारण यहां तक ये आ गया रॉड, तो ये इसमें जो वृद्धि हुई है यही आपसे पूछा जा रहा है, डेल्टा एल। समझना मेरी बात को दोस्तों। और एक तो लोड के कारण, एक दूसरा सेल्फ लोड के कारण, मतलब स्वयं के भार के कारण क्या वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, टॉपिक है बाह्य भार के कारण, बाह्य भार के कारण प्रिज्मीय छड़ में वृद्धि। अगर इस लोड को P मान ले दोस्तों, P, ये लोड क्या है हमारा? P है, और टोटल इसकी लंबाई क्या थी? L थी, और इसका यंग प्रत्यास्था मापांक मैंने मान लिया E है। तो दोस्तों बाह्य भार के कारण जो प्रिज्मीय छड़ में वृद्धि होगी वो डेल्टा L = होता है P × लंबाई L / 2E, ये होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, PL/AE होता है। ठीक है, ये है आपका बाह्य भार के कारण। अभी दोनों में अंतर हम समझाएंगे दोस्तों। और उसके बाद स्वयं के भार के कारण,
प्रिज्मी छड़ की लंबाई में वृद्धि क्या होगा दोस्तों? तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे कोई भार काम नहीं करेगा, यहाँ पे दोस्तों कोई भार काम नहीं करेगा। तो ऐसे में जो आपका रहेगा वो जो वृद्धि, इसका सेल्फ लोड के कारण जो वृद्धि होगा, इसका सेक्शन मान लो ए है दोस्तों, एरिया। तो डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ PL/2AE। अब सेल्फ लोड के कारण और बाय भार के कारण दोस्तों दोनों में जो डिफरेंट है, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, स्वयं के लोड के कारण जो वृद्धि आती है बाह्य भार के कारण वृद्धि का आधा होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? 1/2। ये आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि यही पूछता है कि जो प्रिज्मी छड़ में स्वयं के भार के कारण वृद्धि होती है वो बाह्य भार के कारण वृद्धि का कितना गुना होता है? तो 1/2 होता है, या 50% कह सकते हो। ऐसा आपको जवाब देना है दोस्तों। ऑप्शन वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक जो है मेरा दोस्तों वो क्या है? हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या होता है? प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति। समझ गए दोस्तों? इसी को प्रतिबल को मैंने एफ मान लिया, प्रतिबल को मैंने एफ मान लिया। तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट हटाने के बाद यहाँ एक कांस्टेंट ई आता है जिसे यंग प्रत्यास्था मापांक कहते हैं, और इंटू विकृति। ये रिलेशन यहाँ निकल के आता है दोस्तों। अब हुक्स का लॉ जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आपके हुक्स लॉ से तो मैंने डिफिनीशन आपको बता दिया। इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, इतना तो सभी रट के आ जाता है। लेकिन जो आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, आपका एग्जाम में ये कहता है हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, ये वैलिड के बारे में बार बार बात करता है। तो कुछ बच्चे क्या होता है वो इलास्टिक लिमिट लगा के आते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है दोस्तों कि क्या लगाना है आपको। हम बताएं दोस्तों, हमेशा 99% वरीयता क्या देना है आपको? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आपको 99% वरीयता देना है। जब आपको ये ऑप्शन में ना रहे तब आप इलास्टिक लिमिट को लगाएंगे एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। अब ये इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में डिफरेंट क्या है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होगा उसके लिए उसको समझने के बाद दोस्तों ये आपको इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आज क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग हुक्स लॉ पढ़े थे, तो अब ये जो मेरा टॉपिक है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता क्या है दोस्तों? हमने स्टील के लिए एक डायग्राम बना दिया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिफाइन करने के लिए दोस्तों। तो अब आपको यहाँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इलास्टिक लिमिट आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात हम ये करते हैं दोस्तों, ये हमारा जो है हुक्स लॉ यही कहता है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी होता है, यानी समानुपात होता है। जैसे जैसे हमारा प्रतिबल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी विकृति बढ़ती जाती है दोस्तों। समझ गए? इसके बाद जो है अब यहाँ पे जानना ये जरूरी है दोस्तों, आप पहले तो ये जान लीजिए पॉइंट ए को क्या कहते हैं। पॉइंट ए यही है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी। बी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। सी लोअर यील्ड पॉइंट, सी डैश अपर यील्ड पॉइंट। सारे जो पॉइंट में फाइंड यहाँ नोट करवा रहा हूँ दोस्तों, सारे के सारे मतलब क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, ये भी मैं बताने वाला हूँ आपका। सी हो गया, डी
प्लास्टिक हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट, प्लास्टिक हार्डनिंग स्टार्ट पॉइंट। ई जो होता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, इसी को हम बोल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ या स्ट्रेस पॉइंट। एफ जो होता है फ्रैक्चर पॉइंट। ये दोस्तों सारे जो पॉइंट है आपके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंतर्गत, ये तो मैंने बता दिया। अब समझते हैं दोस्तों, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं ओ मान लिया, ओ से लेके ए तक जो मेरी लकीर है, जो मेरी लाइन है, वो एकदम सीधी स्ट्रेस है। इन जितना प्रतिबल बढ़ेगा उतना ही विकृति बढ़ेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। एकदम बिल्कुल यहाँ से कहीं भी आपकी जो लाइन है वो वक्र में नहीं चेंज हुआ है। तो इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ तक हमारी लाइन जो है सीधी जाती है। अब ए के बाद थोड़ा सा झुक जाता है दोस्तों, यानी इसके अंदर ये अगर कहा जाए यहाँ इलास्टिक आ जाती है, तो ओ से लेके बी तक के जो एरिया है, जो लाइन है, जो लंबाई है ओ से लेके बी तक के, इसी को हम बोलते हैं इलास्टिक एरिया, इलास्टिक रीजन। समझ गए दोस्तों। ओ से ए तक जो है आपका प्रोपोर्शनल रीजन है, और ओ से बी तक जो है आपका इलास्टिक रीजन है। समझ गए दोस्तों, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब हमारा जो सी होता है, सी जो होता है यहाँ अचानक से बहुत तेजी से हमारा क्या होता है दोस्तों, एक बार बी से सी तक इलास्टिसिटी जो होती है कुछ इस तरह से होती है, बहुत तेजी से स्ट्रेस इंक्रीज होता है। जबकि स्ट्रेस इंक्रीज होता है साथ साथ स्ट्रेन भी इंक्रीज होता है, और लास्ट में क्या होता है, स्ट्रेस अचानक से गिर जाता है दोस्तों। देख रहे हैं, तो ये आपका अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट डिफाइन करता है। और हमारा जो डी पॉइंट मैंने क्या बताया, प्लास्टिक हार्डनिंग, यानी आपका जो सी से डी तक, यानी दोस्तों सी तक तो आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, सी तक, बी से सी तक, और सी से डी तक आपका क्या आ जाता है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी आ जाती है, प्लास्टिकता की गुण आ जाती है। और यहाँ जो बी से सी तक जो रेगन था, तो दोस्तों वहाँ इलास्टोप्लास्टिक बोल सकते हैं आप, यहाँ इलास्टोप्लास्टिक जो है प्रॉपर्टी आ जाती है। और सी से डी तक आपके मतलब इस मटेरियल के अंतर्गत पूरा प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है, मतलब दोस्तों हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। डी के बाद आपका बिल्कुल हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस एरिया में ऐसा होता है दोस्तों, आपका जो है फिर से एक बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब ई पॉइंट की बात करें तो ये जो ये सहन शक्ति इसकी है, इसकी जो क्षमता है वो अल्टीमेट यानी मैक्सिमम हो जाती है ई पर, और लास्ट में एफ पे आकर के क्या हो जाए, नेक बाइंडिंग हो जाती है। मतलब नेक मतलब दोस्तों जैसे नहीं होता रॉड को पूरा नेक का हो जाता है, एकदम कुछ इस तरह से कटने के आकार का हो जाता है कि अब यहाँ से कट जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ नेक बाइंडिंग यहाँ एफ पे होता है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और यहीं पे आके हमारा जो है मटेरियल जो भी है वो विफल हो जाता है दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों हम आप सभी को समझा पाए होंगे। ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, और इसके सारे जो पॉइंट हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया दोस्तों। अगर आपको समझ में आया हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ना समझ में आया दोस्तों फिर से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है तो दोस्तों शियर फोर्स। तो शियर फोर्स होता क्या है दोस्तों, शियर फोर्स किसी भी शियर फोर्स जानने से पहले दोस्तों हमें बीम के बारे में जानना जरूरी है। बीम के बारे में, शियर फोर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बीम के बारे में जानकारी थोड़ा ले लें। बीम क्या होता है दोस्तों, वह क्षैतिज अवयव जो उस पर ऊर्ध्वाधर भार आता है, या वह क्षैतिज अवयव जो किसी संरचना का वह क्षैतिज अवयव जो किसी ऊर्ध्वाधर भार को वहन करता है, उसे बीम कहते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ बीम, बीम के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम। बीम दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, सिंपली सपोर्टेड बीम। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जानने से पहले दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है,
सपोर्टेड बीम, जैसा कि ये हो गया। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, जैसा कि ये हो गया। फिक्स्ड बीम, जैसा कि ये हो गया। और इसके बाद दोस्तों आता है आपका कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम, कितने हो गए? 4। और इसके बाद आता है दोस्तों प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम। ये क्या होता है दोस्तों? अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं। वह बीम जो दो आलंबों पर सीधे सीधे आलंबित होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम। वह बीम जिसका एक सिरा आबद्ध होता है यानी फिक्स्ड होता है, दूसरा सिरा मुक्त होता है हवा में, वो होता है कैंटिलीवर बीम। ऐसे बीम जिनके दोनों सिरा, दोनों एंड जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उसे बोलते हैं फिक्स्ड बीम। ऐसा बीम जो दो से अधिक आलंबों पर आलंबित होते हैं, उन्हें कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। अब इसी कंटिन्यूअस में ओवरहैंगिंग बीम आ जाता है, डबल ओवरहैंगिंग आ जाता है, मतलब जो आलम के जस्ट बीम बाहर निकली हो तो उसे ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर का थोड़ा विस्तृत रूप है, या उसमें थोड़ा सा चेंज करके ये बनाया गया है। तो प्रोप्ड कैंटिलीवर क्या होता है दोस्तों? एक सिरा इसका फिक्स्ड होता है, दूसरे सिरा को हम सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं, साधारण आलम प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे में ये जो बीम हमारा बनता है, ये हमारा प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम हो जाता है। तो अब अगर हम प्रोप्ड कैंटिलीवर यानी बीम के बारे में पढ़ लिए हैं, तो अब शियर फोर्स समझते हैं दोस्तों। शियर फोर्स किसी भी बीम या क्षैतिज अवयव के किसी भी काट पर उसके दाएं तरफ अथवा बाएं तरफ लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग होता है दोस्तों। समझ गए? फिर से समझते हैं। शियर फोर्स यानी कर्तन बल किसी क्षैतिज अवयव अथवा बीम पर उसके किसी काट पर दाएं तरफ अथवा बाएं तरफ कार्य करने वाले बलों का बीजगणितीय योग होता है। समझते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से। जैसे यही मेरा एक फिगर हो गया, ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। अब अगर हमने कहा इस पे जो है बल F1, F2, F3, F4 इतने सारे बल कार्य कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे, अब आप ये बताओ इस सेक्शन x पर आपको क्या बताना है दोस्तों? F पर आपको बताना है शियर फोर्स क्या होगा। तो हम कहेंगे शियर फोर्स x यानी इस x पॉइंट पे हमें बताना है। हम क्या बताएं? अभी डिफिनीशन मेरा क्या कहता है? बाएं तरफ अथवा दाएं तरफ बलों के बीच गणितीय योग के बराबर क्या होता है? कर्तन बल। तो हम इस सेक्शन को अगर ले रहे हैं तो आपकी इच्छा, चाहे आप बाएं लीजिए चाहे दाएं लीजिए। हमने दाएं अगर हमें लेना है तो यहाँ पे दाएं तरफ कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं? F3 और F4। तो हमारा शियर फोर्स हो जाएगा दोस्तों F3 प्लस F4। ये हमारा शियर फोर्स हो गया, जो सेक्शन के माध्यम से हम जो परिभाषा बताएं दोस्तों वही है। ये चीज समझ में आ गया? तो बाएं तरफ तो दाएं तरफ। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे साइन की। इसकी साइन को हम कैसे समझेंगे? इसकी जो साइन होती है माइनस प्लस कब लेना है, ये बात आती है दोस्तों। तो साइन को हम इस तरह समझते हैं दोस्तों। आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे मान लो ये मेरा छोटा सा ब्लॉक है, आप हमेशा ध्यान रखो, इसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं। आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए दोस्तों,
अगर हम किसी सेक्शन के दाहिने तरफ, जो कि हमने मान लिया, आपको दोनों में से कुछ भी मानना है, अगर ये मान के चलते हैं किसी सेक्शन के दाहिने तरफ, क्या, राइट हैंड साइड, अगर बल जो है ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। समझ गए दोस्तों? राइट हैंड साइड, अगर किसी सेक्शन के यक्षयक सेक्शन के राइट हैंड साइड बल कार्य कर रहा है ऊपर की तरफ, हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। दोस्तों ये राइट हैंड साइड की बात हो रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड जब कभी सेक्शन के हम आ जाएंगे, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बात आ जाएगी उसी का उल्टा हो जाएगा, बस एक रटिए, दूसरा दिमाग में अपने आप आ जाएगा दोस्तों। अब वही चीज़ उल्टा कर दो, लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर के बल को हम नेगेटिव लेंगे और नीचे के बल को, ऊपर के बल को हम नेगेटिव लेंगे और नीचे के बल को हम क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे के बल को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसा कि दोस्तों आपको बस एक तरफ का रटना है, दूसरे तरफ का ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। अब दोनों अगर रटेंगे दोस्तों बन जाएगी खिचड़ी, खिचड़ी बन जाएगी दोस्तों, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हम समझते हैं दोस्तों, आप सभी को शियर फोर्स समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बेंडिंग मोमेंट की। अगला जो है बेंडिंग मोमेंट। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा है बेंडिंग मोमेंट है। तो हमने शियर फोर्स पढ़ लिया। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि किसी भी क्षैतिज या धरण पर जब कोई लोड कार्य करता है, जब कोई लोड कार्य करता है तो उसमें दोस्तों को बेंडिंग आती है। तो दोस्तों बेंडिंग मोमेंट जो होता है जब किसी क्षैतिज अवयव पर, जब किसी क्षैतिज अवयव पर हमारा लोड काम करता है, किसी क्षैतिज अवयव पर लोड काम करता है तो ये क्या करता है दोस्तों, इसको बेंड करने का प्रयास करता है। सपोज दैट मैंने ये लोड लगाया F, तो ये बीम जो हमारी है वो कुछ इस तरह से झुक जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से जो एक्टिविटी है, जो क्रिया है, उसको मोमेंट कहते हैं। और दोस्तों मोमेंट हमारा बेंडिंग के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसको बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। मतलब जो मोमेंट हमारा बेंडिंग के कारण उत्पन्न हो रहा है उसको बेंडिंग मोमेंट कहेंगे। और ये मोमेंट उत्पन्न कहाँ से हो रहा है दोस्तों, बाह्य बल के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मोमेंट की, जो साइन की बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों मोमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक हैगिंग होता है, एक सैगिंग होता है। ध्यान देना दोस्तों, जब किसी बीम, सपोज दैट ये मेरा दो बीम है, एक ये, इस पे कोई इस प्रकार से मोमेंट वर्क कर रहा है, कोई मोमेंट इस तरह से कार्य कर रहा है कि ऊपर की तरफ क्या हो जाए दोस्तों, उत्तलन हो जाए। उत्तलन मतलब कन्वेक्स। ऐसे सपोज दैट ये हमारा मोमेंट क्या है, ये मोमेंट इस तरह से कार्य करेगा तो हमारा बीम कुछ इस तरह से दोस्तों झुक जाएगी। और ये वाला इस पे ऊपर की तरफ बेंडिंग मोमेंट कार्य कर रहा है। तो आपको दिमाग में एक ही चीज बैठा है दोस्तों, जो बेंडिंग मोमेंट ऊपर की तरह कुछ इस तरह से कार्य करे उसको हमेशा पॉजिटिव लेना है, साइन में आपको ध्यान रखना है। और जो नीचे की तरफ बेंडिंग मोमेंट वर्क करे दोस्तों उसको क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। एक तो ये बात दिमाग में लेना है। अब दोस्तों किसको हैगिंग बोलते हैं और किसको सैगिंग बोलते हैं, हॉगिंग और सैगिंग। तो दोस्तों जिसमें उत्तोलन आपको दिखाई दे, कोई मोमेंट इस तरह से वर्क करे कि उसमें ऊपर की तरफ क्या हो जाए, ऐसा कुछ कर्व बन जाए जिसमें उत्तोलन समझ में आए, इसको बोलते हैं दोस्तों सैगिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। और जब ऊपर की तरफ उत्तोलन हो जाए तो उसको बोलेंगे दोस्तों हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलेंगे, हॉगिंग। ये हो गई दोस्तों साइन की बात। अब दोस्तों आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारे अलग अलग टाइप के बीम है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कैंटिलीवर बीम पर और सिंपली सपोर्टेड बीम पर शियर फोर्स। सपोर्टों पर शियर फोर्स क्या, सपोर्ट पर शियर फोर्स क्या वर्क कर रहा है और बेंडिंग मोमेंट क्या कितना होता है, ये हम अलग अलग लोड लगा करके वो आपको बताने वाले हैं। अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को बारे में जानेंगे दोस्तों, जो वैल्यू हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए अलग अलग, पहले तो हम पॉइंट लोड लगाते हैं दोस्तों। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, इस पे हम एक पॉइंट लोड लगाएंगे। तो हम मान लो पॉइंट लोड मैंने W लगा दिया। अब बताइए दोस्तों शियर फोर्स क्या होगा। तो शियर फोर्स जो यहाँ काम करेगा, पूरे बीम पर कार्य करेगा, वो हो जाएगा दोस्तों
W, वो भी नेगेटिव, क्योंकि लोड हमारा नीचे की तरफ कार्य है इसलिए नेगेटिव है। अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें यहीं पे, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा दोस्तों, अगर इसकी लंबाई L मान लिया तो वो हो जाएगा -WL। समझ में आ गया दोस्तों? बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? WL। इसके बाद यही सिंपली सपोर्टेड की अगर मिडल में हम बात करें, मिडल में एक लोड कार्य W कर रहा है, तो इसके आलंबों पर जो शियर फोर्स होगा, कहाँ पर, मान लो ये A है, ये B है, तो यस A इक्वल टू हो जाएगा शियर फोर्स W/2, इस पे भी इस पे भी। और बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करें दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट जो सिंपली सपोर्टेड बीम पे काम करेगी वो मिडल पे काम करेगी, यहाँ पे काम करेगी, वो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा WL/4। समझ गए दोस्तों? अब हम लोड को चेंज करते हैं। अगर लोड को यहाँ पे जो हमारा लोड क्या लगा था, W लगा था, इसको हम क्या कर देते हैं, UDL में चेंज कर देते हैं दोस्तों। अगर UDL में चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, W/मीटर, इसको भी UDL कर देते हैं W/मीटर, तो हमारा जो दोस्तों शियर फोर्स आएगा आप सपोर्ट पर, यस A इक्वल टू WL/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका यस शियर फोर्स जो आएगा यहाँ पे ये A पॉइंट पर, यस A इक्वल टू हो जाएगा W/L। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करें दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आएगा इसमें निकल के, आपको क्या याद रखना, WL²/8। और यही कैंटिलीवर पे अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें सपोर्ट पर, ये बेंडिंग मोमेंट दोस्तों ये मिडिल पे आएगा, हमेशा ध्यान रखना, सिंपली सपोर्टेड बीम पर जो बेंडिंग मोमेंट आता है मैक्सिमम वो सेंटर पे आता है, और ये कैंटिलीवर पे हमेशा सपोर्ट पर आता है जो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो आएगा वो आ जाएगा WL²/2। अब अगला जो लोड हमारा लोड काम कर सकता है दोस्तों, अगला जो लोड होगा, अगला एक पॉइंट और होता है दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम पर एक लोड कुछ आपका इस तरह से कार्य करता है, जो मिडिल में मैक्सिमम लोड होता है W के बराबर, W/मीटर, और बाकी इधर से जीरो लेवल से इंक्रीज होता है। इस तरह से जब लोड वर्क करता है दोस्तों, ऐसे में जो सपोर्ट पे शियर फोर्स काम करता है SF, ये होता है WL/4। अब अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पे WL²/12। तो दोस्तों ये रहा आपका। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो कर्तन बल और नमन आघूर्ण में संबंध। कर्तन बल और नमन आघूर्ण में संबंध क्या होगा दोस्तों? कर्तन बल और नमन आघूर्ण में संबंध क्या होगा दोस्तों? आपको एक चीज जानना जरूरी है, एक चीज परिभाषा क्या होगा, नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर को, नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्तन बल बोलते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्तन बल को हम सपोज दैट SF से डिनोट करते हैं, SF इक्वल टू हो जाएगा dm/dx। ये हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा दोस्तों। यानी कर्तन नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर को हम कर्तन बल बोलते हैं। ये संबंध है दोस्तों शियर फोर्स, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा जो हमारा एक और संबंध है बाह्य भार, यानी भार और कर्तन बल में संबंध। तो दोस्तों इस परिभाषा को अगर हम डिनोट करें, तो ये जो पहले फार्मूला बता दूं, ये फार्मूला होता है W/dSF/dx। यानी दोस्तों शियर फोर्स के परिवर्तन के दर को, कर्तन बल के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं दोस्तों, लोड कहते हैं। और नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर को हम शियर फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट हुआ।
अब दोस्तों अगला जो होगा, अभी तो आपको हम इसके बारे में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में ही बताएंगे दोस्तों, कि कैसे पहचान करेंगे ये किस लोड के कारण और किस बीम पर किस लोड के कारण ये जो बेंडिंग मोमेंट बन रहा है, हम पूरा आपको सिखाएंगे दोस्तों क्रम वाइज। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमको एक अलग एनर्जी और मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।